दिल्ली की रहने वाली खूबसूरत लड़की पायल अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका भाई ही ऐसा कदम उठा बैठता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए विधवा हो बैठती है। आखिर क्या कारण था पायल का विधवा होने का, लेकिन जिसके ही सामने सच्चाई आती है वह सुनकर सोचने पर पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट के नाते यह जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में अपने नाम और अपने पते के सहित कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी और दिल्ली का, उसी का दक्षिणी पूर्वी एक जाना माना इलाका पड़ता है कैलाश नगर। और मैं बात कर रहा हूँ ठीक 8 मार्च साल 2025 का ही सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त कैलाशपुरी में ही डीडी एक खाली बड़ा प्लाट होता है। तो उसी प्लाट में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है सुबह के टाइम अपनी नज़र फेर कर उस तरफ बढ़ जाता है। तभी झाड़ी होता और झाड़ी में उस बुजुर्ग की नज़र पड़ जाता है। तो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह बुजुर्ग वही चीख पड़ता है बॉडी कहकर। तो बगल में खड़े एक व्यक्ति और होता है। वह व्यक्ति जब सुनने के बाद जिज्ञासा बस जो होता है, अब उसी समय उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आता है। वह व्यक्ति पूछने लग जाता है, क्या बात है दादाजी? तो बुजुर्ग जो व्यक्त होते कहने लग जाते कि बेटा जो झाड़ी है उसी झाड़ी में किसी लड़की की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही वह व्यक्ति सुनता, उसी समय वह भी जाता झाड़ी में, देखता कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी उसी झाड़ी में पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। और वह व्यक्ति भागता हुआ उस कॉलोनी की तरफ जाता है। वहाँ मौके पर 2 महिलाएं झाड़ू लगा रही होती हैं। उन महिलाओं को सूचना देता है। महिलाएं भी आती हैं और सही में झाड़ी में देखती हैं नज़ारा, और देख कर वह भी वही चीख पड़ती है। और उसी वक्त महिलाएं जो होती हैं जाती अपने उसी कॉलोनी में काफ़ी लोगों को खबर दे देती हैं। लेकिन तभी जो होता है कैलाशपुरी के इलाके में इसकी जो खबर होता है बड़ी जल्दी फैल जाता है। और फैलने की वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ भीड़ लग जाती, और इतनी भीड़ लग जाती कि वहाँ जो होता है मौके पर जगह नहीं मिलता एक दूसरे आदमी का अंदर जाने का। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, उसी समय अब कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देता है। और चंद मिनट के अंदर जो रहा पुलिस की जिप्सी मौके पर लाल बत्ती की सहायता से अब वहाँ पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब उसी में होते हैं, वह भी अंदर जाते हैं और झाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो पता चलता है कि उस मृत व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग यही अब 24 से 25 साल के आसपास ही होती है। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं बड़े तेज तर्रार होते हैं। मौके पर वहाँ इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जब होते हैं तो उसी वक्त जो था बॉडी का तौर तरीके से अब निरीक्षण करना शुरू कर देते। तो पता चलता है कि अनजान व्यक्ति का जो चेहरा पूरी तरह से अब इधर बिगाड़ दिया गया होता है ताकि पहचान में ना आए। पुलिस की टीम वही कोशिश करती है कि जल्द ये डेड बॉडी का शिनाख्त हो सके। वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर साहब इधर वहाँ काफ़ी लोगों से शिनाख्त करवाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन खड़े व्यक्ति तुरंत इनकार कर जाते हैं और उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जो होते हैं उसी समय इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं और इसकी जो सूचना होता है अपने थाने में दे देते हैं और बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं और साथ में डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम को भी खबर दे देते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता फोरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने हिसाब से घटना स्थल का वहाँ भी निरीक्षण करती है। तभी कुछ दूर पर देखती है कि वहाँ पर एक बेसिन का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। और पुलिस की जो टीम होती है बेसिन के टुकड़े को अपने कब्जे में लेती है। अंदाज़ा लगा बैठती कि बस करो इसी बेसिन के टुकड़े से इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस समझ जाते कि बस करो ईंट की मदद ली गई होगी। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल से कुछ दूर पर जाकर अब वहीं पर निरीक्षण करती है। तो वहाँ पर एक ईंट मिलता, वहाँ भी पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है इन साक्ष्य को फोरेंसिक टीम के हवाले कर देती है
और पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है इस अनजान डेड बॉडी का ठिकाना लगाने के लिए यहाँ कौन सा व्यक्ति आया, आखिर किसी की क्या दुश्मनी थी जो बेरहम तरीके से इस व्यक्ति की हत्या की। पुलिस यह सब जानने के लिए उसी वक्त उस डेड बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में अब भिजवा देती है। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अपने से बड़े अधिकारी को मदद लेती है और उन्हीं मदद की वजह से पुलिस की जो टीम होती है थाने में जाकर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और काफ़ी बड़े अफसर भी होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए अपने राय मशवरा सबके सामने रखते हैं। रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अपने इलाके में जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में जो होता है उस अनजान डेड बॉडी का फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है और साथ में लोगों को खबर भी भिजवा देती है अगर किसी भी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा इस आसपास इलाके में दर्ज हो तो एक बार इस चीज़ की हमें सूचना दिया जाए। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस के सुलझाने के लिए लगती तो है। उसी वक्त एक टीम दोबारा घटनास्थल पर पहुंचती है और वेद प्रकाश साहब होते हैं वह भी अपने हिसाब से दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। तभी देखते हैं कि कुछ दूर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस समझ जाती कि बस करो इसी सीसीटीवी कैमरा की वजह से हत्यारा पुलिस के सामने बड़ी जल्दी आ जाएगा। अब वेद प्रकाश जाते हैं सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेते हैं और उसी वक्त उसकी जाँच पड़ताल करते हैं। तभी दिखाई देता है कि 4 व्यक्ति जो होता है घटनास्थल पर आते हैं लेकिन उनका जो चेहरा होता है बड़ा धुंधला दिखाई देता है। पुलिस के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है क्योंकि उनका चेहरा नज़र नहीं आ पाता, लेकिन इतना अंदाज़ा तो हो जाता है कि घटनास्थल पर 4 व्यक्ति जो होते हैं मौके पर आए हुए थे। वह 4 व्यक्ति कौन हो सकते हैं, लेकिन पुलिस के सामने अब भी कोई सुराग निकल के नहीं आ पा रहा था। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या। तभी दूसरे दिन का वक्त हो जाता है और जब दूसरे दिन का वक्त हो जाता है तो पुलिस का जो मंसूबा होता है बड़ी जल्दी कामयाब होते दिखने लग जाता है क्योंकि पुलिस ने उसी वक्त अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं साथ में कैलाश नगर के जितने भी जाने माने इलाके होते हैं पुलिस की टीम उन सब में मुखबिर के द्वारा सूचना भिजवा चुकी होती है कि आखिर कोई अज्ञात व्यक्ति हो गुमशुदा हो तो इसकी जानकारी पुलिस थाने में दिया जाए। और तभी दूसरे दिन एक अज्ञात व्यक्ति जो होता है अब कैलाश नगर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां इंस्पेक्टर साहब अब वेद प्रकाश ही होते हैं, एक किसना पाल सर होते हैं वहाँ भी खड़े होते हैं। इंस्पेक्टर किसना पाल जैसे ही उस व्यक्ति को देखते हैं देखने के बाद जो होता कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपकी क्या मकसद है। यह सब पूछने के बाद वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब हमारा एक दोस्त है, हमें सूचना मिला हुआ है कि वह दोस्त लग रहा है कि वही है जो अज्ञात डेड बॉडी आपको कल जो होता है डीडी उसी खाली पड़े प्लाट में मिला हुआ था। यह बात जैसे ही वहाँ इंस्पेक्टर साहब किसना पास सुनते कहने लग जाते हैं कि बताइए आपका उसका क्या रिश्ता है। तो वह जो व्यक्ति होता है कहने लग जाता है कि साहब वह जो अनजान डेड बॉडी है वह अनजान डेड बॉडी का जो फ़ोटो होता है हमारे दोस्त ऋषभ के बॉडी से मैच कर रहा है क्योंकि हमारा करीबी दोस्त है और हमारे साथ जो होता है एक ही कंपनी में नौकरी करता है और रोज़ का उसका हमारे साथ आना जाना होता है, लेकिन कल से साहब वह ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। हमें भी शंका हो रहा है क्योंकि उसका साहब मोबाइल बंद बता रहा है। हमें शंका है कहीं वह फ़ोटो उस डेड बॉडी से अब मैच ना कर जाए। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त डेड बॉडी का जो फ़ोटो पुलिस अपने पास रखती है वह निकाल कर अब उस अनजान व्यक्ति को दिखा देती है। लेकिन जैसे अनजान व्यक्ति देखता है देखने के बाद तुरंत ही उसको यकीन होने लग जाता कि बस करो यह हमारा दोस्त है, अब ऋतिक हो सकता है। पुलिस की जो टीम होती है कहने लग जाती है कि आपको कैसे यकीन हो रहा कि यह आपका दोस्त है, अब ऋतिक ही है। कहने लग जाता कि साहब हुलिया और थोड़ी बहुत कटकाठी की वजह से हमें पहचान में दिख रहा है, भले ही चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर चेहरा साफ होता है तो हम कह सकते थे कि साहब ये हमारा दोस्त है, अब यह ऋतिक है। पुलिस के सामने अनजान व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब एक बार आप अनजान व्यक्ति मानकर डेड बॉडी का शिनाख्त जो होता है ऋतिक के तौर पर कर लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता आपको वहां तक पहुंचा जा सके जहां तक आप भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब थाना प्रभारी उस अनजान व्यक्ति की बात मान लेते और उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त जो होता है इधर अपने तौर पर अब जाकर ऋतिक के रूप में कर लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अनजान व्यक्ति से अब ऋतिक का पता मांग लेती है। जब पता मांग लेती है तो पता चलता है ऋतिक जो होता है इस समय जगतपुरी में ही रहता है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद अब जगतपुरी पहुंच जाती है।
वहाँ पहुँचती है। दरवाज़ा होता है, दरवाजे के सामने मौके पर कुंडी बाहर से लगा हुआ होता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही दरवाजे को खटखटाती थी उसी समय अंदर से ना जाने कौन सा कलाई होता है मोड़ देता है, अपने आप कुंडी खुल जाता है और दरवाज़ा खुलता है। लेकिन पुलिस की टीम जब अंदर नज़र मारती है तो पता चलता है एक युवती होती है, उसके गले में मंगलसूत्र होता है। अब थाना प्रभारी वेद प्रकाश देखते पहली नज़र में समझ जाते कि बस करो, यह जो महिला है शादीशुदा है। उसी समय थाना प्रभारी वेद प्रकाश उस महिला से कहने लग जाते हैं, क्या यह घर जो होता है ऋतिक का है? वह जो महिला होती कहने लग जाती है कि साहब हाँ, यह घर ऋतिक का है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आखिर ऋतिक कहाँ पर है? एक बार हमें उसका पता बता दीजिए। क्योंकि जब चेहरे को ध्यान से बड़ी तरीके से इधर वेद प्रकाश साहब उस युवती का देखते हैं तो उस युवती का जो चेहरा होता काफ़ी फूला हुआ होता है, आंखें सूजी होती है। पुलिस की टीम अंदाज़ा लगा बैठते कि या तो इस औरत के साथ मार पिटाई की गई है या तो औरत रात भर बहुत रोई हुई है। पुलिस की जो टीम होती है अब उस औरत का नाम पहले पूछती है, तो वह जो औरत होती है उसी समय थाना प्रभारी वेद प्रकाश के सामने कह देती है कि साहब हमारा नाम है अब पायल, हमारे साहब अपने पति हैं ऋतिक। साहब ऋतिक जो होते हैं कल शाम के टाइम हमारे भाई इधर शिवम से फ़ोन के द्वारा बात कर अब निकले हुए थे अपने ससुराल अशोक नगर, लेकिन साहब वह लौटे नहीं हैं क्योंकि सुबह हमने अपने भाई शिवम के पास कॉल किया था। वह कह चुका होता है कि वह तो मौके पर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन साहब घर नहीं लौटे। साहब हमारी जो शंका होता है पूरी तरह से अब बढ़ चुकी है। साहब हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आ चुके होते हैं। यह बात थाना प्रभारी वेद प्रकाश पायल की जब सुनते करने लग जाते हैं कि हमारे पास कुछ फ़ोटो रखा हुआ है। डी उसी खाली प्लेट में मिला हुआ डेड बॉडी होता है। एक बार वह फ़ोटो को आप ध्यान से देखती और वह फ़ोटो निकालने के बाद वेद प्रकाश पायल के सामने रख देते हैं, लेकिन जैसे ही पायल उस फ़ोटो को देखती है तो वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं समझ जाते कि बस करो, अज्ञात डेड बॉडी का सही नाम पता हमें मिल चुका है। अज्ञात डेड बॉडी जो होता है या ऋतिक का ही है और यह पता जो होता है ठीक है जगतपुरी का ही है। पुलिस की टीम वहीं पायल को समझाती बुझाती है, सत्वना देती है, क्योंकि पुलिस को भरोसा होता है कि अगर इंसान के ज़िंदगी में कोई मोड़ आ जाए सबसे पहले उस मोड़ को झेलने के लिए उसकी अपनी पत्नी होती है। और ठीक वही हाल अब पायल के ऊपर बीत रहा होता है। पुलिस की टीम काफ़ी देर वहाँ पायल की चुप होने का इंतज़ार करती है। आधे घंटे लग जाते हैं। जब पायल चुप हो जाती तो उसी वक्त थाना प्रभारी वेद प्रकाश जो होते हैं वहां जाते हैं, पायल को कुछ महिलाओं के द्वारा समझाते बुझवाते हैं और पायल से आराम से पूछताछ करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब लग जाती है। पुलिस की टीम यही कहने लग जाती है कि आपको क्या लग रहा है, आपके पति ऋतिक के साथ इस तरह की कारनामा कौन कर सकता है? पायल बेधड़क करने लग जाती है कि साहब हमें पता है, लेकिन हम साहब आपके सामने पूरी तरह से खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि वह जो हत्यारा है साहब हमारे अपने करीबी है। पुलिस की टीम जो होती है पायल के मनसा को पकड़ लेती है कि बस करो, पायल अपने हितकारी के नाते अपने हत्यारे को बचाना चाहती है और पायल को पूरी तरह से पता है कि आखिर ऋतिक का हत्यारा कौन है। पुलिस की जो टीम होती है अब पायल के मन को समझ लेती है, अपने हिसाब से उसके मन से सारी सच्चाई निकलवाने के लिए लग जाती है और तौर तरीके से पायल से मीठी मीठी बातें भी करती है, तरह तरह के वहीं लालसा भी देती है कि आखिर तुम्हारे पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जिसकी वजह से पायल काफ़ी तरह तरह की बातें सुनकर उसके मन की जो इधर क्या सब बैठी होती है और वह जाग जाती है, क्योंकि पायल भी जानना चाहती थी कि आखिर हमारी ज़िंदगी में आए जो मोड़ है उस मोड़ को अब कैसे बिताया जाए। उसी समय कह देती है कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन है कि हमारा साहब अपना भाई जो मौके पर अशोक नगर में ही रहता है वह शिवम ने हमारे पति के साथ बेहरम तरीके से इस तरह की कारनामा की है। अब पुलिस की जो टीम होती है वही पायल से कुछ अहम पूछताछ करती है। अहम पूछताछ करने की वजह से पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत आ जाते हैं। सीधा का सीधा जो होता है इधर पायल के ही अपने भाई, अब इधर शिवम के ऊपर पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पायल को अपने साथ लेती है। अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी मोर्चरी में पुलिस की टीम जो होती है पायल को लेकर पहुंच जाती है और मोर्चरी में रखे हुए अज्ञात डेड बॉडी को इधर पायल के सामने रखा जाता है। लेकिन पायल जैसी अज्ञात डेड बॉडी को देखती है तुरंत अपने पति का नाम लेकर वहीं धाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त पायल को इधर ऋतिक के बॉडी को
पायल को सुपुर्द कर देती है और पायल ले जाती है, अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से तौर तरीके से दाह संस्कार भी कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त हत्यारे का जो मुकदमा होता है सीधा का सीधा जाकर अब इधर शिवम के ऊपर दर्ज कर लेती है। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है शिवम की तलाशी करने के लिए सीधा का सीधा ज्योति नगर के ही जाना माना इलाका पड़ता है अशोक नगर। पुलिस की टीम जाती है ज्योति नगर के थाने से संपर्क करती है। वहाँ के 4 पुलिस अधिकारी होते हैं जो मौके पर इंस्पेक्टर वेद प्रकाश के साथ मिल जाते हैं। अधिकारी मिलने के बाद सीधा का सीधा अशोक नगर जाते हैं और जाने के बाद वहीं घर से ही इधर शिवम को कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाते और शिवम बिना किसी शक्ति दबाव के अपने ही जीजा अब ऋतिक की हत्या का जुल्म जो होता है अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर कबूल कर लेता है। अपने 3 दोस्तों का नाम जो होता है उसी समय पुलिस के सामने लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब हमारा सबसे गहरा दोस्त है साहब इधर सूरज, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, जो ठीक अशोक नगर का ही रहने वाला है। और इधर सूरज है अथुपुर चौक का रहने वाला है। और तीसरा साहब और सोनू, इधर सूरज जो होता है यही हमारे कॉलोनी का ही रहने वाला होता है। साथ में सोनू जो होता है अशोक नगर के दूसरे छोर का रहने वाला था। पुलिस की टीम जैसे तीनों का नाम पता पाती है, पाने के बाद पुलिस की टीम जाती है, तीनों को धर दबोचती लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन तीनों अपने ही सामने जैसे ही अब इधर सीधा का सीधा शिवम को पाते हैं, शिवम को पाने के बाद तीनों समझ जाते हैं कि पुलिस के सामने शिवम ने जो होता है अपने जीजा ऋतिक की हत्या का जुल्म कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस के सामने चारों मिलकर जो सच्चाई रखते से सुन के लोगों को अचंभों में डालने पर पूरी तरह से मजबूर तक हो जाता है। असल में दिल्ली का जाना माना एक थाना पड़ता है ज्योति नगर और उसी में एक अशोक नगर जाना माना कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी के रहने वाले राम कुमार होते हैं, उनकी पत्नी प्रीति होती है। लेकिन उनके घर में टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो बड़ा बेटा होता है वह शिवम होता है और दूसरे नंबर की एक यही बेटी होती है पायल। पायल अपने घर में काफ़ी मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी कर लेती है उसी वक्त ज्योति है पढ़ाई पूरी कर अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। उलझने की वजह से वह जो होता है ज़्यादा जो समय होता है अब इधर पायल अपने रिश्तेदारों के घर और अपने ननिहालों में देना शुरू कर देती है। काफ़ी आना जाना बन जाता है। लेकिन आए दिन उसकी खूबसूरती जो होती है बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से खूबसूरती उसके देखकर काफ़ी लड़के एकाएक दीवाना हो जाते हैं। लेकिन इस दीवानेपन पर एक युवक काफ़ी भारी पड़ जाता है। वह कोई और नहीं होता है, वह बल्कि दूसरे ही छोर का रहने वाला ऋतिक होता है। ऋतिक के अपने माता पिता होते हैं, उसके अपने पिता का नाम होता है सुंदर। और सुंदर जो होते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई भी कसर अब नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई के वक्त जो होता है अब इधर ऋतिक की मुलाकात जाकर सीधा का सीधा अब पायल से हो जाता है, क्योंकि ऋतिक का पहले से दोस्ती जो होता है इधर जाकर शिवम से बना हुआ था। और शिवम से बने होने के नाते जो होता है ऋतिक का पहले से अब इधर शिवम के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन शिवम के घर में उसकी अपनी प्यारी जो बहन होती है अब पायल को जब देखता है तो एक ही नज़र में ऋतिक दीवाना हो जाता है। और इस तरह दीवाना हो जाता है कि दूसरी तरफ जो होती है खुद अब पायल भी ऋतिक का दीवानी हो जाती है। दोनों एक दूसरे की जान को पहचान के रिश्ते को बनाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह बनना शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं और बात करना भी चालू कर देते हैं। और इनका जो सिलसिला होता है इस तरह चलने लग जाता है कि दोनों के बीच ना जाने का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग के सिलसिले के तहत जो होता है दोनों अब बाहर पार्क और साथ में होटल और साथ में रेस्टोरेंट में घूमना फिरना चालू कर देते हैं। ऐसे घूमने फिरते वक्त ज़िंदगी का ना जाने कब 1 महीने का वक्त बीत जाता है, ना पायल को पता चलता है ना ऋतिक को पता चलता है। और तभी ऋतिक को भी लगने लग जाता है कि अब पायल के बिना हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है। और अधूरेपन को दूर करने के लिए इधर ऋतिक जो होता है पायल के सामने उसी वक्त शादी के लिए अपनी मनसा जाहिर कर देता है। और मनसा जाहिर करने की वजह से
इधर जो होती है पायल तुरंत उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने की वजह से दोनों के प्यार जो होते हैं इस तरह परवान चढ़ने शुरू हो जाते हैं कि इधर एकाएक ऋतिक जो होता है पायल के प्यार में पागल सा हो जाता है, और दूसरी तरफ पायल भी ऋतिक के प्यार में पागल सी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पागलपन देखकर दोनों फैसला ले बैठते हैं और उसी वक्त जाते हैं। जाने के बाद शादी के लिए जैसी तैयारी करते हैं इसकी जानकारी राम कुमार को लग जाता, और जब राम कुमार खबर पाते हैं, पाने के बाद अपनी बेटी को समझाते बुझाते तौर तरीके से, लेकिन इधर जो होती है पायल पूरी तरह से ऋतिक के प्यार में पागल होने के नाते ना अपने पिता की बात सुनती ना अपने भाई शिवम की, और अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुले आसमान के नीचे अब तैयार हो जाती है। तभी वह जाती है। दोपहर का जब वक्त होता है तो उसी वक्त उसके घर में ना उसका अपना भाई होता है ना उसके अपने पिता होते हैं। तो अपने घर की दहलीज उसी समय फान कर सीधा का सीधा जाकर ऋतिक के पास पहुंच जाती है, और ऋतिक जाता है एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत जो होता है अब शादी कर लेता। लेकिन शादी करने के बाद ऋतिक इधर सीधा का सीधा जगतपुरी पहुँचता और वहाँ जाकर एक बढ़िया सा कमरा देखता है और किराए का कमरा ले लेता, और रहने के बाद वहीं जो होता है अब इधर पायल के साथ रहना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतनी तरह से खुशियां मनाते हैं कि खुशियां जो होती हैं उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसे ज़िंदगी बीतते बीतते लगभग जब कई हफ्तों का वक्त बीतता है तो इसी बीच इसकी जानकारी जब राम कुमार को लगता है कि हमारे अपनी करीब की जो रिश्ता है वो अपनी बेटी पायल जो होता है इसी जगतपुर में रह रही है, तो उनके मन की जो लालसाएँ होती है, पहले की जो भावनाएँ होती है पूरी तरह से ठप हो जाती है। क्योंकि एक पिता समझ पाता है कि बेटी से दूर करने का दर्द, लेकिन वह कुछ दिन तो अपने आप को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब समझ जाते हैं कि हमारी बेटी की ज़िंदगी हमारे बगैर नहीं चलने वाली, तो कैसे न तैसे जो होता है रिश्तेदारों की मदद से जो होता है पायल का आता पता निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद पायल से संपर्क करते हैं। लेकिन पायल को एहसास हो जाता है कि हमारे घर वाले हमारे प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब इधर पायल जो होती है अपनी माँ और यहाँ तक कि अपने पिता से फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है। और पायल के ज़िंदगी में खुशियों का चार चाँद लग जाता है, और लगने की वजह से पायल का धीरे धीरे अपने मायके भी आना जाना बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है और पायल और इधर ऋतिक दोनों एक साथ रहते रहते लगभग 6 महीने का जब वक्त निकाल देते हैं, तो इसी बीच पायल का जो होता ऐसा आभास हो जाता है कि अब समय के हिसाब से ऋतिक हमसे दूरी बना रहा है। और दूरी होने का जब कारण जवाब मांगती और जवाब के तहत जो होता है इधर ऋतिक के द्वारा पायल को काफ़ी खरी खोटी सुन जाता, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच अब झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते, और झगड़े तकरार होते होते धीरे धीरे मार पिटाई में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसकी शिकायत जो होती जब पायल अपनी माँ से करती, उसकी माँ इसकी खबर जाकर अपने बेटे शिवम को दे देता, और शिवम जब खबर पाता तो उसी समय खुन्नस खाकर रह जाता है। वह भी ठान लेता हमें जो होता कभी ना कभी चलकर आगे कोई व्यवस्था बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो बहन है अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिता सके। क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ, आगे जो होगा बड़े खूबसूरत तरीके से होना चाहिए। जिसकी वजह से खुद जो होता शिवम अपने ही जीजा ऋतिक के पास फ़ोन करता है, तो तरीके से समझाता बुझाता, लेकिन 4 दिन तक मामला शांत रहा। लेकिन दोबारा जो होता है इधर अपने भाई का नाम जब लेती, बीच में लेने के बाद जो होता ऋतिक जो होता शिवम का नाम लेकर इधर खुद पायल की पिटाई कर देता है, और कभी कभी फ़ोन के द्वारा शिवम से 4 बहस भी कर लिया करता था, जिसकी वजह से घर में आए दिन मरोड़े बढ़ जाती है। और इस तरह बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से शिवम जो होता है अपने जीजा से खुन्नस खाकर बैठ जाता है। इधर कई दिन पायल को अपने मायके वालों की पूरी तरह से कई खरी खोटी बात जो होता है सुननी पड़ जाती है और ऋतिक के मुँह से, और इसी सब के कारण से पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को तहस महस समझ लेती कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अपने घर की दहलीज फान कर, लेकिन आगे अब उस घर में नहीं जा सकते क्योंकि इलाके में काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन यही सब जिल्लत सहती रहती है, और कई महीने का जब वक्त बीतता है और वक्त तब गुजर जाता है जब समय का पहिया बड़ी तेज़ी से टूट जाता है। और तभी 6 मार्च अब साल 2025 का जब दिन होता है, तो उसी दिन जो होता है घर में ही इधर पायल और ऋतिक के बीच इतने झगड़े तकरार होते हैं। झगड़ा तकरार होने की वजह से उसी वक्त ऋतिक जो होता है अपने ससुराल जाता, और जाने के बाद अपने ही साले को घर में ना पाकर उधर अपने ससुर और अपने सास से काफ़ी तरह की बातें करता, तौर तरीके से बात करता, गलत व्यवहार करता, जिसकी वजह से उधर दोनों अपने दामाद समझकर बात को भुलाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन शाम के टाइम जब शिवम को खबर लगता है तो उसी समय माथा अब चकरा जाता हुआ उसी समय सोच लेता है कि जिसने हमारी बहन के साथ इस तरह की हरकत की और हमारे परिवार के साथ पूरी तरह से बदनामी का दौर गुजारा है, उसको तो हम इस ज़िंदगी में आगे की दुनिया नहीं देखना चाहिए। और यही सब सोच कर शिवम उसी वक्त खतरनाक प्लान बना सकता है,
और बुलाने की वजह से वह तैयारी कर लेता है कि आखिर जो होता है अब इधर ऋतिक को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और तभी 7 मार्च साल 2025 का दिन होता है। तो उसी दिन लोनी चौराहे पर जाता है और जाने के बाद वहीं से अपने करीबी दोस्त सूरज के पास फ़ोन कर देता है और एक एक बात की जानकारी देता है। और सूरज खबर पाता है तो उसी वक्त अपने ही साथ अब विशाल को लेता है और विशाल खबर पाता है सोनू को खबर देता है। तीनों एक साथ हो जाते और बाइक लेकर लोनी चौराहे पहुंच जाते हैं। और लोनी चौराहे पर खड़े हुए अब इधर जैसे ही शिवम को देखते हैं, शिवम को देखने उसकी हालत को देखते हैं, लेकिन शिवम पूरी बात बताते हैं और शिवम की बात सुनकर इधर तीनों के तीनों उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। और वहीं लोनी गोल चक्कर पहुंचते हैं। वहीं जाकर ठेके पर से काफ़ी सारे शराब की बोतल लेते हैं और लेने के बाद पहले तो मिलकर चारों महफिल जमाते हैं। जब चारों के नशे हावी हो जाते हैं, हावी होने के बाद उसी वक्त जो होता है इधर शिवम अपने जिया के पास फ़ोन कर देता है और माफ़ी मांगता है, तौर तरीके से माफ़ी मांगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर ऋतिक समझ जाता है कि अब हमारा जो होता है साला पूरी तरह से हमारे पैरों के नीचे आ चुका है। और उसी वक्त जो होता है दूसरी तरफ शिवम अपने जीजा को ऑफर देता है शराब पीने का, पार्टी देने का। और उसी वक्त ऑफर को स्वीकार कर लेता है। और करने के बाद ऋतिक अपनी पत्नी पायल से बोलकर निकल जाता कि जा रहे हैं तुम्हारे भाई के बुलाव पर तुम्हारे ही ससुराल। और चंद मिनट के अंदर जो होता है ऋतिक लोनी चौराहे पर पहुंचता और जब पहुंचता तो उसी वक्त चारों को देखता है। देखने के बाद चारों के साथ मिल जाता और वह भी जाता है और वहीं पार्टी करता है। लेकिन चंद मिनट के बाद वहां शिवम के द्वारा बुक कराए हुए एक कैब आ जाता है। उसी कैब में पांचों बैठ जाते हैं और कैब में बैठने के बाद सीधा का सीधा अब कैलाश नगर पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद सीधा का सीधा वहीं इलाके में डीडी का एक काली प्लाट होता है, उसी में चले जाते हैं। और रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त जो होता है इधर सीधा का सीधा चारों देखते हैं कि पूरी तरह से ऋतिक नशे में बेसुध हो चुका है। उस अवस्था को देखकर चारों उसी के ऊपर बेहतर तरीके से टूट पड़ते हैं और एक हथियार लेकर बेरहम तरीके से उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। वह समझ जाते हैं कि अब ऋतिक किसी की पहचान में नहीं आएगा। और नींद की मौज में सोने के बाद वह वहीं ज़मीन पकड़ लेता है और उसके जेब से मोबाइल और साथ में कुछ पैसे लेकर थोड़ी दूर एक झाड़ी होता है उसी में ले जाकर सोनू छुपा देता। फिर वहाँ से अब चारों को चारों अपने अपने घर चले आते हैं। और इधर शिवम सोच बैठता कि हमारी ज़िंदगी और हमारी बहन की ज़िंदगी अब बड़े खूबसूरत तरीके से बीतेगी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर सोनी और शिवम और साथ में विशाल और सूरज की तरफ आता पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त चारों को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इधर राजू जो ठीक उत्तर प्रदेश है प्रयागराज के रहने वाले हैं और इधर तीसरे जो व्यूअर हैं श्याम कुमार जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।